हेलो, कैसे हैं आप लोग। हमारे क्विक रिवीजन के लिए जो वीडियो हम लेकर के आए हैं उसमें आज इकोनॉमी में हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे और इसमें हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे प्रीलियम से रिलेटेड उन पर हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि इस वीडियो को लाने का मोटिव जो है वो क्या है, जो हमारे 24 में जितने भी प्रीलिम्स होने हैं जिनमें इंक्लूडेड आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ एंड अदर स्टेट या सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम होने हैं जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे जीएस के, उन सबको ध्यान में रख करके हम जीएस के सारे सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन वीडियो लेकर के आए हैं। तो उनमें ये जो आज का हमारा वीडियो है ये इंडियन इकोनॉमी का राष्ट्रीय आय से रिलेटेड है और इसमें हम राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। और मैंने आपको बताया कि ये इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये चलते फिरते आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में पूरा सिलेबस आप इसको बार बार पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम से ठीक पहले इस तरह का मैटर आपके लिए बहुत काम का होता है क्योंकि बहुत लेंथी मैटर पढ़ने से आप पूरे सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडियन इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय का जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट हमारे सामने है कि किसने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इसी के साथ साथ एक फैक्ट यहाँ ये भी है कि भारत में गरीबी के आंकड़े प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी ने यह कार्य कब किया था, 1886 ईस्वी में। इन्होंने ये बताया था कि भारतीयों की राष्ट्रीय आय मात्र 20 रुपए वार्षिक है और ये इतनी कम है कि इसमें व्यक्ति गरीब है, इसमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। तो भारत की राष्ट्रीय आय की बात करने वाले, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति जो हैं वो दादा भाई नौरोजी थे। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर यह पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार किसने राष्ट्रीय आय की गणना की तो उत्तर हो जाएगा दादा भाई। और अगर पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक तरीके से भारत की राष्ट्रीय आय को पहली बार किसने बताया तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर VKRV राव। इसमें क्या अंतर है उसको समझिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच और एक गणना के आधार पर यह बताया कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, जबकि दादा भाई ने केवल अनुमान लगाया था। तो जो VKRV राव थे इन्होंने जो बताया है वो 76 रुपए प्रति व्यक्ति वार्षिक राष्ट्रीय आय का अनुमान दिया और ये बहुत महत्वपूर्ण था और ये उन्होंने 1932 में दिया था। 1932 में प्रोफेसर VKRV राव ने वैज्ञानिक अप्रोच के आधार पर या वैज्ञानिक तरीके से सर्वे के आधार पर यह बताया कि भारत की राष्ट्रीय आय क्या है। तो दोनों ही प्रश्न अलग अलग प्रकार से बन चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर तथा उपादान को जोड़कर किसका निरूपण किया जा सकता है। ये जो प्रश्न है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। मैंने इसके पीछे वाले वीडियो में राष्ट्रीय आय को थोड़ा सा जीडीपी को बताने का प्रयास किया है और इसमें हम आपको डिटेल्स बताते जाएंगे साथ साथ। तो इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय आय वास्तव में क्या है और जो फैक्ट लिखे हुए हैं इनके आधार पर राष्ट्रीय आय क्या है। तो चलिए राष्ट्रीय आय का फार्मूला देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज है वो क्या है, बाजार कीमतों पर। जब भी हम बाजार कीमतों की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां लिख दीजिए मार्केट प्राइस, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल मतलब ग्रॉस, राष्ट्रीय मतलब नेशनल और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। तो जीएनपी किस पर, मार्केट प्राइस पर। और क्या है, मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर। जब इसमें से आप मूल्य ह्रास घटा देंगे, जब जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटा देंगे या डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो ये जीएनपी क्या बन जाएगा, ये एनएनपी बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, एनएनपी एमपी बन गया। ठीक है, एनएनपी एमपी बन गया। और क्या किया, इसमें उपादान को जोड़कर किसका निरूपण किया जाता है। हम इसको एक पेज के माध्यम से समझा रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए विस्तार से देखिए। सबसे पहले हमें जीडीपी मिला। मैंने लास्ट वीडियो में जीडीपी के बारे में बताया है। जीडीपी क्या है, एक वित्त वर्ष में किसी देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में जो अंतिम उत्पादन किया जाता है उसे देश का जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह देश की घरेलू आय होती है, यह देश की राष्ट्रीय आय नहीं होती। इस जीडीपी को
जीएनपी बनाने के लिए, जीडीपी मतलब घरेलू उत्पाद, और जीएनपी मतलब राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी को जीएनपी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से शुद्ध विदेशी आय को हम घटा देते हैं। जब हम इसमें से शुद्ध विदेशी आय को घटा देते हैं तो ये जीएनपी बन जाता है। अब ये जीएनपी हमने मार्केट प्राइस पर निकाला। ये क्या है, जब किसी देश के राष्ट्रीय उत्पाद की मौद्रिक मूल्य की गणना बाजार कीमतों से की जाती है तो जीएनपी एमपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फॉर मार्केट प्राइस, ये हमें प्राप्त होता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसमें से डिप्रेशिएशन यानी कि घिसावट को निकाल देंगे। जब हम इसमें से घिसावट को निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, घिसावट को निकालने के बाद ये बन जाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। जो फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या किया जाए, इसमें उपादान को जोड़ दिया जाए। उपादान का मतलब होता है सब्सिडी, उपादान का मतलब होता है सब्सिडी, ठीक है। तो सब्सिडी को इसमें क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, और इसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाए। तो ऐसा करने के बाद हमें मिल जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट फॉर फैक्टर कॉस्ट, यानी कि लागत मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं किसी देश की राष्ट्रीय आय, ठीक है। और इस राष्ट्रीय आय में जब हम देश की जनसंख्या या कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो फिर हमें प्राप्त हो जाता है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। और यही प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताई थी कि मात्र 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, और ये वार्षिक निकाली जाती है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, एनएनपी फॉर फैक्टर कॉस्ट ही राष्ट्रीय आय है। अब चलिए हमारे फैक्ट पर वापस आते हैं और उसको दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। क्या था फैक्ट हमारा, फैक्ट था कि फैक्ट था हमारे यहाँ पर कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हमने कैसे मेंशन किया था, ये था हमारा जीएनपी फॉर मार्केट प्राइस। फिर क्या किया, मूल्यह्रास को घटा दिया। जब मूल्यह्रास को घटा दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा जीएनपी, जो मैंने अभी समझाया आपको। तो मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को हमने घटा दिया, और क्या जोड़ दिया इसमें, अप्रत्यक्ष करों को घटा करके हमने इसमें जोड़ दिया सब्सिडी, उपादान। तो इसको जोड़ करके बाद हमारा ये जो जीएनपी और एनपी है ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया एनएनपी एफसी, और इसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और याद रखिए, जब टफ सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप सही करके आते हैं तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई आप कर पाते हैं। और ये इकोनॉमी आपके टफ सिलेबस में आता है, टफ सब्जेक्ट में आता है, इसीलिए ज्यादातर बच्चे इस सब्जेक्ट से भागते रहते हैं। आपको भागना नहीं है, बल्कि अभी से इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। 5-6 महीने अभी बाकी हैं, क्योंकि यूपीएससी का और मैक्सिमम जो प्रीलिम्स उधर होने हैं यूपी का, यूपीएससी का, ये आपके मिड में या जून में होने हैं। तो अभी से लेकर के लगातार आप इसको अगर पढ़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्यादातर क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो पूरा फॉर्मूला दिया गया है ये किसका निरूपण करता है, ये राष्ट्रीय आय को बताता है, ठीक है। अगला हमारा फैक्ट जो है, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में कृषि के हिस्से में वृद्धि, एफडीआई के अंतः प्रवाह में वृद्धि और विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि में से क्या परिवर्तन हुआ है। 1991 में भारत ने क्या किया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट किया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध के समाप्ति के पश्चात और सोवियत संघ के विघटन के उपरांत पूरी दुनिया में जो स्वतंत्र व्यापार का एक युग शुरू हुआ था, उसी के तहत भारत ने भी उदारीकरण को अपनाया था, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई पॉलिसी को अपनाया गया। तो इसमें आर्थिक सुधार किए गए। तो इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ उसमें क्या क्या हुआ था, ये आपसे यहाँ पर बताया गया है कि 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इसमें एफडीआई का अंतर प्रवाह बढ़ा,
अंतः प्रवाह का मतलब होता है इनफ्लो, यानी कि जो बाहर से जो एफडीआई थी वो बड़ी मात्रा में आने लगी। एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी कंपनियां हमारे देश में व्यापार में, उद्योग में निवेश करती हैं, जिसे हम एफडीआई कहते हैं। तो एफडीआई बहुत तेजी से आया हमारे देश में, एफडीआई इनफ्लो बढ़ा, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अपनी अर्थव्यवस्था क्या कर दी, फ्री कर दी। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, ओपन हो गई, क्योंकि 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी बन गया और उसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो एक तो चेंज ये आया कि एफडीआई बड़ी मात्रा में आई हमारे देश में। दूसरा क्या हुआ, विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई। जब एफडीआई आएगा तो विदेशी मुद्राएं आएंगी और इससे हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार बढ़ेंगे। और विदेशी मुद्रा के भंडार हमारे किसके पास होते हैं, ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होते हैं। तो ये दोनों चीजें हुई जब हमारे देश में आर्थिक सुधार 1991 में हुए थे। आर्थिक विकास सामान्यतया किसके साथ युग्मित होता है, युग्मित का मतलब होता है जुड़ा होता है। किसी देश का आर्थिक विकास किसके साथ जुड़ा होता है, तो वो होता है स्फीति के साथ साथ। यानी कि जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ता जाता है वैसे वैसे मुद्रास्फीति भी बढ़ती जाती है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, और मुद्रास्फीति का सीधा संबंध होता है मुद्रा के प्रसार से। यानी कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है, मुद्रा का प्रसार या मनी फ्लो बढ़ता है, वैसे वैसे स्फीति भी बढ़ती जाती है। हिंदू वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था के किस घटक से संबंधित है, तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध जीडीपी से है। हिंदू वृद्धि दर शब्द का इस्तेमाल जीडीपी के संदर्भ में प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था। प्रोफेसर राजकृष्ण ने इस शब्दावली का इस्तेमाल भारत की जीडीपी के लिए किया आलोचनात्मक रूप से। इन्होंने ये कहा कि भारत की जीडीपी दर और भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह समान गति से बढ़ने के कारण भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वह नहीं बढ़ रही है। तो इन्होंने भारत की जीडीपी का आलोचना करते हुए इसे हिंदू वृद्धि दर का नाम दिया था। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाते हैं तो वास्तविक आय क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। जैसे इसको व्यवहार तरह समझें। देखिए, इकोनॉमी के जो क्वेश्चन सामने लिखे दिखाई देते तो बहुत टफ लगते हैं, लेकिन जब उनको आप प्रैक्टिकलिटी में समझते हैं, जैसे हम जो ऑफलाइन क्लास यहाँ पर देते हैं हमारे साकेत आईएएस में, उसमें हम इसको बहुत डिटेल से समझा पाते हैं, बहुत विस्तार से समझा पाते हैं, तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ी सी बाउंड्रीज होती हैं, उतना टाइम हम नहीं दे पाते क्लास में, तो उसके बाद यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होता है। अब इसको अगर आप देखें, ये क्या लिखा हुआ है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर लिखा हुआ है वो अपरिवर्तित रहेगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे 2 साल पहले आपकी तनख्वाह 5,000 रुपए महीने थी, 5,000 रुपए प्रति माह आपकी सैलरी थी, ठीक है, और उस समय महंगाई 5% थी। उस समय महंगाई दर 5% थी, लेकिन 2 साल के बाद वर्तमान में आपकी सैलरी बढ़कर के 10,000 हो गई, लेकिन महंगाई 5% से बढ़कर के 10% हो गई। यानी कि जो कीमतें बढ़ गई, कीमतों में जो वृद्धि हुई उसी अनुपात में मौद्रिक आय में आपकी वृद्धि हुई, यानी कि जिस अनुपात में आपकी इनकम बढ़ी उसी अनुपात में महंगाई बढ़ गई। तो आपकी वास्तविक आय पर क्या असर पड़ा, कुछ नहीं। पहले 5,000 पाते थे तो महंगाई 5% थी, अब 10,000 पाते हैं तो महंगाई 10% हो गई। मतलब पहले जितना सामान खरीदने के लिए आपको 5,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, आज उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो वास्तव में नंबर में तो आपकी सैलरी बढ़ी है, लेकिन वास्तविकता में आपकी तनख्वाह में कोई वृद्धि नहीं हुई, तो आपकी मौद्रिक आय क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था। तो जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए और देश की राष्ट्रीय आय को संकलित के आंकड़े संकलित करने के संदर्भ में उसमें सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया।
और इसी समिति की सिफारिश पर भारत में क्या हुआ था, इसी समिति की सिफारिश पर भारत में CSO और NSSO की स्थापना की गई थी। ये क्या करते थे, ये दोनों संस्थाएं भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उत्पादन विधि, ह्रासमान लागत विधि, आय विधि और व्यय विधि में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है। ये जो सकल घरेलू उत्पाद या जो GDP है, GDP की गणना 3 प्रकार से की जा सकती है। यानी कि किसी देश में प्रतिवर्ष जो उत्पादन हो रहा है उसकी गणना करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है आय विधि, ठीक है, दूसरा तरीका है व्यय विधि और तीसरा तरीका इसमें जो दिया गया है उत्पाद विधि, ठीक है, उत्पाद विधि। ये 3 तरीके जो हैं ये किसी देश की GDP की गणना करते हैं, लेकिन ये जो ह्रासमान लागत विधि है इससे किसी देश की GDP की गणना नहीं की जाती। तो यहाँ पर फैक्ट है, ह्रासमान लागत विधि किसी देश की GDP की गणना करने की विधि नहीं है। उत्पादन विधि में क्या होता है, एक वर्ष में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में जो उत्पादन हुआ है उसका मौद्रिक मूल्य GDP कहा जाता है। आय गणना विधि में क्या होता है, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में जो भी एम्प्लॉई हैं, जो उनको तनख्वाह मिलती है उसका कुल योग निकाल दिया जाता है और वह देश का GDP हो जाता है। व्यय गणना विधि में क्या होता है, एक वित्त वर्ष में सभी लोगों द्वारा किया गया कुल व्यय और उनके द्वारा की गई कुल बचत का योग निकाला जाता है और उसे देश का GDP कहा जाता है। तो ये 3 तरीके जो है GDP की गणना के लिए अपनाए जाते हैं। भारत में इनमें कौन से अपनाया जाता है, तो भारत में उत्पाद गणना विधि और दूसरा आय गणना विधि, इन 2 तरीकों को अपनाया जाता है। ये वाला तरीका भारत में नहीं अपनाया जाता, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। नई GDP आंकड़ों के आधार वर्ष 2004-5 के स्थान पर बदलकर किस वर्ष को कर दिया गया है, तो वर्तमान में भारत का जो GDP काउंट किया जाता है उसके लिए आधार वर्ष के रूप में 2011-12 को गिना जाता है। आधार वर्ष वह होता है जिसके कीमतों को आधार बना करके वर्तमान में होने वाले उत्पादन का मूल्य निकाला जाता है ताकि कीमत परिवर्तन का प्रभाव समाप्त किया जा सके। तो कीमत परिवर्तन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक निश्चित वर्ष जिसे आधार वर्ष कहते हैं उसी की कीमतों को आधार बना करके वर्तमान GDP की मौद्रिक गणना की जाती है। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में किसका ध्यान रखा जाता है, मूल्य स्तर की वृद्धि का। यानी कि जो स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य क्या है, आधार वर्ष, आधार वर्ष क्या है 2011-12, तो 2011-12 की कीमतों के आधार पर जब हम वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय की गणना करते हैं तो ऐसे में मूल्य स्तर की वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए वर्तमान में जो गेहूं का उत्पादन 100 कुंटल हुआ है और बाजार में गेहूं का मूल्य पिछले साल से अधिक हो जाने की वजह से ऐसा लगता है कि गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ, जबकि पिछले वर्ष गेहूं का उत्पादन ज्यादा हुआ था। तो हर वर्ष जो कीमतें बदलती हैं उनकी वजह से उत्पादन में वृद्धि का आभास होता है, जो कि वास्तविक वृद्धि नहीं होती। इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए स्थिर कीमतों का प्रयोग किया जाता है। तो स्थिर कीमतों का प्रयोग किस लिए करते हैं, मूल्य स्तर की वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है जब स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। अगला, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीय क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बढ़ जाता है। इसको हम एक पेज के माध्यम से बताना चाहेंगे आपको। आप याद रखिए और यकीन मानिए, अगर आप मेरे सारे कंटेंट इकोनॉमी के डेली अगर आप पढ़ते हैं, इसको सीरियसली देखते हैं, तो ये जो आप एग्जाम देने जाएंगे, भले ही आपने पहले कभी इकोनॉमी ना पढ़ी हो, तो तब भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपने पहले से थोड़ा इकोनॉमी का बेस आपका तैयार है तब तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें हम आपको मेन चीज है कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो यहां पर जो आपसे पूछा, जो पीछे एक फैक्ट दिया गया था कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीय क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर समझाएं तो देखिए, ये है हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से, प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतया
किसको शामिल किया जाता है? इसमें कृषि को शामिल करते हैं, इसमें पशुपालन आ जाता है, ठीक है, पशुपालन आ जाता है, इसमें मत्स्य पालन आ जाता है, मत्स्य पालन आ जाता है, और वे सभी ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां आ जाती हैं जो गांव में पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं। ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां यानी कि गांव में जो भी आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं, दे आर पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो इनसे जो भी पैसा आता है उसे हम कहते हैं कि वह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से आया है। द्वितीय क्षेत्र का संबंध किससे है? द्वितीय क्षेत्र का संबंध जो है वो उद्योगों से है। द्वितीय क्षेत्र का संबंध उद्योगों से है, और उद्योग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निर्माण और दूसरे होते हैं विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो निर्माण और विनिर्माण के अंतर्गत जो भी पैसा आ रहा है, देश में उत्पादन हो रहा है, ये सब हमारे द्वितीय क्षेत्र में शामिल होता है। और तृतीय क्षेत्र है, इसे हम अर्थव्यवस्था का अदृश्य क्षेत्र भी कहते हैं, और इसमें मुख्य रूप से क्या आता है? इसमें सेवाएं आती हैं, सर्विस सेक्टर इसको बोलते हैं। और इसे अदृश्य इसलिए कहते हैं क्योंकि सेवाएं दिखाई नहीं देती, जैसे कि ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन आ गया, जैसे कि शिक्षा आ गया, अलग से प्रश्न यहां से भी पूछ लिया जाता है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य, ठीक है, इसके अलावा आपका मनोरंजन हो गया, इसके अलावा आपका बैंक हो गया, बैंक या शेयर मार्केट जो है आपका तृतीय क्षेत्र का ही पार्ट है। इसके अलावा आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, यानी कि कोई भी ऐसी क्षेत्र जो सेवाएं प्रदान करता है, ना कि वस्तुएं बनाता है, उन्हें हम तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। अब ये क्या होता है? इन तीनों क्षेत्रों से जो उत्पादन हो रहा है, इन तीनों क्षेत्रों से जो उत्पादन आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? ये टोटल आउटपुट है, हमारी अर्थव्यवस्था का टोटल आउटपुट है। तो ये जो टोटल आउटपुट है जो तीनों क्षेत्रों से आया है, यही तो जीडीपी है। अब इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा अर्थव्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों में जो भी पैसा कमाया जाता है, जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, वह उस देश का जीडीपी होता है। ठीक है, अब इस जीडीपी, जैसे मान लीजिए भारत का जीडीपी 100 रुपए है, भारत का जीडीपी 100 रुपए है, और जीडीपी की गणना वित्त वर्ष के आधार पर की जाती है। और वित्त वर्ष क्या है हमारा? 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है ये भारत का वित्त वर्ष है। तो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च इन 12 महीनों में हमारी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या है हमारी? वो हमारी जीडीपी है। अब ये जो हमारी जीडीपी है, तो जाहिर सी बात है ये अगर 100 रुपए है तो हमें ये जानना है कि इसमें से कितना परसेंट कहां से आया है, ये हमें जानना है। जैसे हमारी जीडीपी में सपोज दैट 15% कृषि से आया, हमारी जीडीपी में यहाँ 20% यहाँ से आया, कितना हो गया? 35% हो गया, और बचा कितना हमारा? 65। तो 65% कहां से आया? ये हमारा आ गया तृतीय क्षेत्र से। तो ये परसेंटेज मिलाकर के हमारा 100 बन गया। तो यही पूछा गया है, ये जो फैक्ट है उसमें बताया गया है कि जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था विकास करती जाती है, उसकी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, द्वितीय क्षेत्र का योगदान और तृतीय क्षेत्र का योगदान किस प्रकार से बदलता रहता है। तो अब इस बात को ध्यान में रखकर के उस फैक्ट को अब देखेंगे तो देखिए कितना फर्क पड़ता है कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप उसी बात को समझ जाते हैं जिसको कि पहले नहीं समझ पा रहे थे। फिर से पढ़ते हैं एक बार इस फैक्ट को जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। कैसे बढ़ जाता है? तृतीय क्षेत्र मतलब सेवाएं। देखिए, जब कोई देश पिछड़ा होता है तो देश का जो जीडीपी, जैसे 100 रुपए जीडीपी है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र की होगी। लेकिन जब देश तरक्की करने लगता है तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो जाता है। और जब देश और ज्यादा तरक्की करता है तो फिर तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आज विकसित देशों में राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्रों का है।
लेकिन भारत में यह विरोधाभास है कि यद्यपि भारत विकासशील देश है, फिर भी भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सर्विस क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र का है। क्योंकि यह असंतुलित विकास है, तो आईएएस मेंस में यहां से प्रश्न पूछा गया है। हम जब मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको कराएंगे यहीं पर वीडियो में, तो उसमें मेंस के सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट में, तो वहां पर इस प्रश्न को हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है भारत के संदर्भ में। फिलहाल तो हम क्विक रिवीजन, ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन और जो प्रीलिम्स 2024 आने वाला है उसको ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। तो यहां पर स्पष्ट है कि जब देश तरक्की करने लगता है तो उसकी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में जो सामान होता है उसे कच्चे माल के रूप में द्वितीय क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, और फिर जब और विकास हो जाता है तो सेवाओं का बहुत ज्यादा विकास, जैसे आज एआई सेक्टर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जैसे आज सॉफ्टवेयर का बाजार कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो ये सारे पार्ट हमारे तृतीय क्षेत्र में है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा आता है जीडीपी में वो कहां से आता है? तृतीय क्षेत्र से आता है, जब देश का विकास होने लगता है। किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? कर जीडीपी अनुपात क्या होता है कि जैसे अगर किसी देश की जीडीपी 100 रुपए है तो उसी साल जो टैक्स वसूली हुई है वो कितने % है, इसको कर जीडीपी अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी देश का जीडीपी और कर का अनुपात कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आय का वितरण कम हो रहा है। राष्ट्रीय आय का वितरण कम सामयिक यानी कि असमान राष्ट्रीय आय का वितरण होने से क्या होता है? टैक्स देने वालों की संख्या कम होती है और इसी वजह से कर जीडीपी अनुपात कम हो जाता है। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं देती है यदि निर्धनता एवं बेरोजगारी में वृद्धि होती है। यानी कि अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी की वृद्धि ऊंची विकास का संकेत नहीं देती अगर उस देश में निर्धनता यानी कि गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है, तो इससे उस देश की जो जीडीपी जो प्रति व्यक्ति आय है उससे उस देश की आर्थिक विकास की जानकारी नहीं मिल सकती। अगला फैक्ट हमारा क्या है? अगला फैक्ट है हमारा उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, पूंजी निर्माण की ऊंची दर और वित्तीय घाटे के ऊंचे स्तर में कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? यानी कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर PCEI पर कैपिटा इनकम कम है? तो इसका सही जो फैक्ट है, आंसर वो ये है कि उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की वजह से भारत की प्रति व्यक्ति आय कम है। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात मैंने पिछले कंटेंट में आपको समझाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार उसको जरूर देख लें। तो उच्च पूंजी उत्पाद का मतलब होता है ऊंची लागत पर उत्पादन होगा। जैसे भारत में किसी वस्तु को यानी कि किसी वस्तु की 1 इकाई बनाने के लिए 10 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, और चाइना में किसी वस्तु को 1 इकाई बनाने के लिए 5 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो भारत का ये जो पूंजी उत्पाद अनुपात है ये कैसा है? ऊंचा है। यानी कि 10 रुपए लगा करके एक सामान बन रहा है और दूसरी जगह 5 रुपए लगा के एक सामान बन रहा है, तो ये उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है। इसकी वजह से भारत की प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जा रही है। दूसरा क्या है? जनसंख्या बढ़ने से। जैसे अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय जो है एनएनपी जो है अगर वो बढ़ रही हो लेकिन उसी अनुपात में जनसंख्या या पॉपुलेशन भी बढ़ रही हो, ठीक है, अगर पॉपुलेशन भी उसी अनुपात में बढ़ रही हो, जैसे सपोज दैट अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय 10% की दर से बढ़ रही हो और जनसंख्या भी 10% की दर से बढ़ रही हो, तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय 0 दर से बढ़ेगी। तो जनसंख्या बढ़ने से भी प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि धीमी है, और उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात यानी कि उत्पादन की लागत अधिक होने के कारण भी भारत की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। भारत में बैंकिंग तथा वित्तीय
क्षेत्र भारत में बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, निजी कारपोरेट सेक्टर, निर्यात क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र में निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सबसे ज्यादा योगदान देता है? तो घरेलू क्षेत्र से सबसे ज्यादा बचत होती है। ये भारत के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। जमा धनराशियों का, करेंसी का, भौतिक परिसंपत्तियों का और शेयर एवं डिबेंचर्स में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? तो यहाँ पर भौतिक परिसंपत्तियां आ गई। पीछे वाले में घरेलू बचत था, लेकिन यहाँ पर जब एक बात यहाँ पर और शामिल कर दी गई, भौतिक परिसंपत्ति, तो घरेलू बचत से भी ज्यादा हमारे देश में जो पैसा लगाया जाता है वो भौतिक परिसंपत्तियां। भौतिक परिसंपत्तियों में क्या आता है? जैसे हमने आवास में पैसा लगा दिया, ठीक है, या हमने गोल्ड या स्वर्ण खरीद लिया, ठीक है, या हमने कृषि योग्य भूमि खरीद ली। इन चीजों में भारत में सबसे ज्यादा पैसे लगाए जाते हैं। बचत से भी ज्यादा पैसे हम इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। आय का वितरण फिलिप वक्र और लॉरेंज वक्र, मार्शल वक्र और लॉफर वक्र में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये लॉरेंज वक्र है। लॉरेंज वक्र बहुत पूछा जाता है, तो एक बार हम इसका विस्तार बता दें। लॉरेंज एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है, अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था लॉरेंज। और लॉरेंज नामक अर्थशास्त्री ने जो है किसी देश में आय, किसी देश की जनसंख्या और आय वितरण के बीच में एक संबंध स्थापित किया और उसे एक मैप के द्वारा इन्होंने बताने का प्रयास किया। ये क्या बताते हैं कि अगर किसी देश की कुल जनसंख्या में उस देश की राष्ट्रीय आय को बांटा जाता है, तो अगर राष्ट्रीय आय को बराबर बांटा जाएगा, जैसे राष्ट्रीय आय 100 है और लोग भी 100 हैं उस देश में, तो सबको बराबर बराबर अगर बांटा जाएगा तो एक सीधी रेखा, यहाँ पर तिरछी रेखा प्राप्त होगी कि जैसे एक व्यक्ति को 1 रुपया, दूसरे व्यक्ति को 1 रुपया, तीसरे व्यक्ति को, हर एक को बराबर बराबर पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक इस तरह की लाइन प्राप्त होगी, इसको कहा जाएगा समता रेखा। यह समता रेखा इस बात का उदाहरण है कि इस देश में आय असमानता नहीं है। इस देश की राष्ट्रीय आय को जनसंख्या में बराबर बराबर बांट दिया गया। और इस देश में निरपेक्ष गरीबी, इस देश में सापेक्ष गरीबी नहीं होगी। सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है समाज के जो वर्ग हैं उनकी आपस में तुलना करना और उसके बाद गरीबी के आंकड़े। तो सापेक्ष गरीबी को नापने के लिए ये इन्होंने एक उदाहरण के तौर पर बताया कि अगर किसी देश में राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के वितरण में ये, मैं अगर इस चार्ट में सीधी समता रेखा दिखाई दे रही है, इट मींस उस देश में सापेक्ष गरीबी नहीं है। लेकिन अगर असमान वितरण होगा, अगर उस देश में असमान वितरण होगा आय का, तो फिर सीधी रेखा नहीं बल्कि क्या होगा, बल्कि एक कर्व जैसा प्राप्त होगा। और ये कर्व क्या है? ये कर्व जो है इसी को लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र कहा गया है। इस कर्व से यह प्रतीत होता है कि कम लोगों के पास ज्यादा पैसा है और ज्यादा लोगों के पास कम पैसा है। तो इसके बीच का जो पार्ट है ये बताएगा कि उस देश में कितने प्रतिशत गरीबी है, और इसी को निरपेक्ष गरीबी, इसी को सापेक्ष गरीबी के रूप में दिखाया जाएगा, सापेक्ष गरीबी के रूप में दिखाया जाएगा। तो कुल मिलाकर, और यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि ये कर्व समता रेखा के जितने करीब होता जाएगा सापेक्ष गरीबी में उतनी ही कमी होती जाएगी, और यह कर्व इस समता रेखा से जितनी दूर होता जाएगा सापेक्ष गरीबी या आय असमानता में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। तो लॉरेंज ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि आय वितरण जो है वह किस प्रकार से देश में असमानता और समानता लाता है। तो लॉरेंज वक्र इसका आंसर होगा। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? तो सेवा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा पैसा सेवा या तृतीयक क्षेत्र से ही आता है। ऐसा क्यों है मैंने बताया, ये मुख्य परीक्षा में आईएएस में पूछा गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम मेंस की प्रैक्टिस में करेंगे। फिलहाल ये जान लें कि जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं,
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इनमें भारत की जीडीपी या राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो कहां से आता है? सबसे ज्यादा जो पैसा है आता है भारत में वो सेवा क्षेत्र से आता है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय योजना आयोग, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय में से किसके द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? तो देखिए, जो हर वर्ष बजट पेश होता है भारत का, तो बजट पेश करने के ठीक एक दिन पहले वित्त मंत्री द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आर्थिक आयोजन या आर्थिक नियोजन किसका एक विषय है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। और हमारे देश में जो विषय हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में। उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो विषय समवर्ती सूची में शामिल है उन पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों की सहमति होना जरूरी है। तो आर्थिक नियोजन क्या मतलब होता है? प्लानिंग। अभी तक जो 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत में खत्म हुई, तब तक भारत में जो राष्ट्रीय विकास परिषद और जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, ये भारत की पंचवर्षीय योजनाएं बनाते थे। लेकिन इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण नहीं होता है। वर्तमान में नीति आयोग, जो कि एनडीसी और प्लानिंग कमीशन की जगह पर आया है, नीति आयोग भारत की आर्थिक नियोजन संबंधी नीतियां बनाता है। तो आर्थिक नियोजन जो विषय है वह समवर्ती सूची का है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो सर एम विश्वेश्वरैया है, ये एक अर्थशास्त्री भी थे और एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी थे, तो इंजीनियर भी थे। इन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी और इन्होंने ये बताया कि भारत के लिए विकास करने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। यानी कि भारत में जब पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, उससे पहले पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के संदर्भ में या भारत के विकास का मॉडल तय करने के संदर्भ में तमाम अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए। उन्हीं में से एक है सर एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में विकास करने के लिए प्लानिंग जरूरी है। और विश्व में सबसे पहले इस प्रकार प्लानिंग के द्वारा या पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश के विकास करने का जो तरीका है वो सोवियत संघ ने अपनाया था 1928 ईस्वी में, और उसी से प्रेरित होकर के भारत ने भी अपने यहाँ जो प्लान्ड इकोनॉमी या पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनका कॉन्सेप्ट अपनाया था। ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ठीक है। 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया? श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया। ये सब क्या हो रहा है? ये भारत में नियोजित जो अर्थव्यवस्था है उसकी प्लानिंग हो रही है कि भारत का विकास कैसे, जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद भारत के विकास के लिए एक आधार तैयार किया गया। उस समय की ये सारी तैयारियां हैं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये देखिए, इन्होंने यहां पर नहीं दिया है, आगे बढ़ते हैं, मिस्टेक कर दी है। भविष्य के भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह कथन अमर्त्य सेन का है। ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले अर्थशास्त्री थे। तो इन्होंने ये कहा है कि व्यक्तियों के विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नियोजन अर्थव्यवस्था का अगर होगा तो इसमें वस्तुओं पर जो ध्यान दिया जाता है उससे ज्यादा व्यक्तियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और अमर्त्य सेन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबी की गहनता पर ध्यान दिया। यानी कि इन्होंने कहा कि गरीबी का जो आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो विकसित हुआ MPI, वो अमर्त्य सेन की पहल पर ही विकसित हुआ है।
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी में से किसने भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था? तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें जो है विकास की प्रक्रिया उच्च स्तर से शुरू हो रही थी, जबकि महात्मा गांधी नीचे से नियोजन या निम्न स्तर से, ग्रामीण स्तर से विकास करने के पक्षधर थे। इसलिए महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था? तो नियोजित मॉडल का मतलब है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में लागू कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951 को, और इसीलिए 1 अप्रैल को भारत का आर्थिक स्वतंत्रता दिवस भी माना जाता है। वास्तविक रूप में ये 1952 में लागू हुई थी, लेकिन आरंभिक तौर पर इसे 1 अप्रैल 1951 से लागू कर दिया गया था। तो यहां तक ये, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर, तो यहां तक आज हम एंड करते हैं। इसका बचा हुआ पार्ट हम कल की वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। आप समझ गए होंगे कितना महत्वपूर्ण है ये, और कठिन विषय से भागना नहीं है। कंपटीशन में अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो टफ सब्जेक्ट से भागना नहीं है, इवन उस पर ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा काम करना है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इकोनॉमी में आपको कहां समस्या आ रही है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने में आप मुझे बताएं, तो मैं इस तरह से इसको और एक्सप्लेन करूं, या आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है उसके बारे में जरूर बताएं, जिससे कि हम अपने वीडियो में उस प्रकार का परिवर्तन कर सकें जो आपके लिए लाभदायक हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि ज्यादातर बच्चे जो प्रीलिम्स फोकस स्टडी कर रहे हैं वो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। थैंक यू।